सभी प्यारे साथियों का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल गोल्डन इंग्लिश क्लासेज में। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हैं कि आज हम लोग इस साल जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश का, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। और मुझे आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि इसमें से अगर आप पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को देख लेते हैं तो गारंटी के साथ आपके एग्ज़ाम में लगभग सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप सारे जितने भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2023 यानी जो आपका इस बार एग्ज़ाम होने वाला है, उस एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन आएंगे। आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए, सारे क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और 2023 के इस एग्ज़ाम में आप दी बेस्ट कर सकते हैं। मेरा आपके साथ ये वादा है, क्योंकि इसमें मैंने वैसे वैसे क्वेश्चन डाले हैं जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी पूर्ण संभावना है कि इस बार भी एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चन आएंगे। तो आप देखिए, हम लोग यहाँ पे आपको 100 मार्क्स इंग्लिश का हम ऑब्जेक्टिव दिखाने वाले हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप यहाँ पे सारे जो चैप्टर्स हैं और राइटर्स का नाम है, वहाँ पे पोएम और पोएट का नाम आप उसको याद कर लीजिए। अगर आपको हिंदी के पोएम और पोएट का नाम, राइटर और चैप्टर का नाम नहीं याद है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आप लोग का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, जिसके चलते मैं आपको इंग्लिश का जो राइटर का नाम का जो ट्रिक है उसको 2 दिन के अंदर, कल या परसों, मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और 10 नंबर आपको वहां से, मेरी पूर्ण गारंटी है कि आप वहां से लाएंगे और ट्रिक के माध्यम से आप उसे याद कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज सारे ऑब्जेक्टिव का सुपारा साफ करेंगे और ऑब्जेक्टिव अगर आप पूरा यहाँ पे देख लेते हैं तो बहुत ही फायदा होगा। तो चलिए आप हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला प्रोज से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंडियाज ग्लोरी इज डैट इट रिमेन्स। भारत की ये ख्याति है कि ये हमेशा क्या रहता है, तो इमूवेबल रहता है। ये हमेशा मतलब अटल रहता है। ये मतलब स्थिर रहता है। इसमें मतलब गतिशीलता नहीं है। ये दूसरे कल्चर को जल्दी जल्दी अपनाने वाला नहीं है, बल्कि अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। आवर फोर फादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज इट। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पूर्वजों ने मशीनों का आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इट वुड मेक अस स्लेव। यह हमें गुलाम बना देगा। यानी अगर हम लोग मशीनों पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाएंगे तो ये हमें गुलाम बना देगा। आगे देखिए, गांधीज ऑटोबायोग्राफी नेम। गांधी जी के ऑटोबायोग्राफी का नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अगला क्वेश्चन, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन। यानी गुजराती सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण। चूंकि गांधी जी गुजरात के थे तो वहां पे अपने सिविलाइजेशन की बात किए हैं। द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर रिटेन बाई। तो एडवर्ड गिब्बन, याद रखेंगे, ये एक पुस्तक का नाम है और इसको लिखा है एडवर्ड गिब्बन ने। गांधी जी चीफ वेपन्स वेयर। गांधी जी का जो मुख्य औजार था वो क्या था भाई? तो ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा था। ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस था। और फिर देखेंगे, इंडियन सिविलाइजेशन इज बेस्ड ऑन। हमारा इंडियन सिविलाइजेशन किस पे विश्वास करता है? तो बिलीव इन गॉड, यानी भगवान में विश्वास पर टिका हुआ है। आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी वाज नॉट डैश ऑफ मटेरियल प्रोग्रेस ऑफ वेस्ट। यानी महात्मा गांधी क्या नहीं है जो प्रोग्रेस ने, मतलब महात्मा गांधी जो वेस्ट ने प्रोग्रेस किया है भौतिक चीज़ों का, उससे की क्या नहीं है? तो वे मोहित नहीं है, एनॉर्मेड नहीं है, मोहित नहीं है। देखिए, मैं आपको बाबू बता दूं कि यहाँ पे जो 100 ठो ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 100 ठो ऑब्जेक्टिव में आपको
60 नंबर ग्रामर से रहेगा और 40 नंबर आपको बुक से रहेगा। और 40 नंबर जो बुक से रहेगा ना, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अगर आपको एग्जाम में फायदा नहीं हुआ तो फिर आप बोलेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। और 40 जो नंबर है, यहाँ पे 40 में 40 लाएंगे पूरा वीडियो को देख लेने के बाद। हाँ, इसमें मैंने ग्रामर का क्वेश्चन नहीं डाला है, लेकिन ग्रामर का एक मैं वीडियो लाऊंगा। लेकिन यहाँ 40 में 40 आप पूरा बुक का रिवीजन यहाँ पे आप इस वीडियो के माध्यम से कर सकते हैं। और बहुत ही ये मज़ेदार वीडियो है, आप अंत तक देखिए। चलिए दूसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा नंबर जो लेसन है, दूसरा नंबर भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है। तो भारत मेरा घर है, तो इसके राइटर का नाम है जाकिर हुसैन। और ये थर्ड प्रेसिडेंट थे, तीसरे राष्ट्रपति थे। जन्म हैदराबाद में हुआ था और 1967 में इन्होंने राष्ट्रपति पद का शपथ लिया था। और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, एजुकेशन क्या है भाई, तो प्राइम इंस्ट्रूमेंट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन के हिसाब से एजुकेशन एक बहुत मुख्य हथियार है, औजार है। और बाबा भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा। यानी कि जो एजुकेशन से आप दुनिया में हर चीज़ पा सकते हैं। एजुकेशन मुख्य हथियार है, औजार है। आप देखिए, डॉक्टर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस, उन्होंने ऑफिस में इंटर किया था विथ इन अ स्पिरिट ऑफ, तो प्रेयरफुल ह्यूमिनिटी के साथ वो ऑफिस में आए थे। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे। नानू काका कम्स टू दिल्ली, किस लिए आए थे भाई, तो मंत्री के लिए, मंत्री सबको देखने के लिए आए थे। नानू काका आपको याद आ रहा है ना, श्री श्री 108 श्री फेकूदास महाराज जी, यानी नानू काका फेकूदास अपने भांजे के यहाँ आए थे दिल्ली में। और देखिए नारेटर्स इज एन, तो नारेटर उसमें खुद राइटर है, वो सेक्रेटरी रहते हैं यहाँ पे ऑन प्रोबेशन। यहाँ पे सेक्रेटरी के नहीं, अंडर सेक्रेटरी रहते हैं ऑन प्रोबेशन। अब देखिए नानू काका क्या थे, नरेटर्स मैटरनल अंकल, यानी नानू काका जो थे, नानू काका कवि के जो मामा थे वो थे। यहाँ पे देखिए द न्यू रोल नानू काका गिव द नरेटर वाज, नया रोल नानू काका ने दिया था उस कवि को। वो कौन सा रोल था भाई, तो ड्राइवर बना दिए थे, यानी कि उनको ड्राइवर बना दिया गया था। चलिए आप देखेंगे नेक्स्ट। आप देखिए नानू काका हैज वॉच अ डैश, नानू काका क्या लेके आए थे, तो किटेन यानी बिल्ली का बच्चा लेकर के आए थे। चलिए, और सेकंड क्लास में बैठ के आए थे, थर्ड क्लास का जो टिकट कटा करके। देखिएगा मार्टिन लूथर किंग जो है वो किसको डिसलाइक करते हैं भाई, तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को, यानी जातीय भेदभाव को डिसलाइक करते हैं। अगर आपको मतलब 40 में 40 लाना है, बुक में आप याद नहीं किए हैं ना, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आप बुक में याद भी किए होंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर बुक वाला क्वेश्चन याद नहीं होगा तो ये आप याद करके जाएंगे, एग्जाम में बेस्ट करेंगे, तो बहुत फायदा का चीज़ है। आगे देखिएगा, मार्टिन लूथर डिलीवर्ड स्पीच, कब स्पीच दिए थे भाई, तो लिंकन मेमोरियल हॉल में दिए थे। और 1963 में ये भाषण दिए हुए थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर अंडरस्टैंड दैट सम ऑफ द नेग्रोज हैव कम आउट ऑफ, यानी कि वो बताते हैं कि कुछ नेग्रो जो है ट्रायल्स एंड ट्रेबुलेशन, बहुत ज़्यादा वो मतलब कष्ट से पीड़ित होकर के वो आए हुए हैं। इफ़ अमेरिका बिकम्स अ ग्रेट नेशन, अगर भारत अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनना है तो इट मस्टन्स, यानी अमेरिका को ओवरलुक नहीं करना चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। किसके समस्याओं को भाई, तो नेग्रो जाति के समस्याओं को। देखिए मैं खाली ऐसे बोल के नहीं जा रहा हूँ, उसमें आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप समझ करके अच्छा से आप याद कर सकते हैं। तो पूरा देखिए। चलिए आगे देखेंगे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज नॉन, तो देखिए मार्टिन लूथर किंग को ब्लैक गांधी बोला जाता है, ठीक है। और ये गांधी जी को अपना इंस्पिरेशन मानते थे और गांधी जी को फॉलो भी करते थे मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जेआर वांस विच स्टेट टू सी एज अ डेवलप स्टेट, यानी मार्टिन लूथर किसको एक विकसित राज्य के रूप में देखना चाहते हैं, तो अलबामा को चाहते हैं। एज वी प्लेज दैट वी शैल मेक अ मार्च अहेड, ये लाइन किससे है, तो आई हैव ए ड्रीम से है।
डैश इज स्वेल्टरिंग विथ द हीट ऑफ इनजस्टिस एंड ऑपरेशन। कौन अत्याचार के और अन्याय से झुलस रहा है? तो मिसिसिपी झुलस रहा है, मिसिसिपी। आगे देखिए भाई, आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड, ये वाला थोड़ा बढ़िया से हम लोग देखेंगे। आइडिया डेट हैव हेल्प मैनकाइंड में इसमें का सारा ऑब्जेक्टिव आपको अच्छा से याद हो जाएगा। देखिए आइडिया, ये जो है इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था भाई। तो 1950 में नोबेल प्राइज मिला था, वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट प्राइज है नोबेल प्राइज। और ये आप याद रखेंगे, इसमें 7 करोड़ 28 लाख 20 हजार इंडियन रुपीज मिलता है। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा प्राइज है ये, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज है। अभी 2019 में बनर्जी कोई करके हैं, उनको मिला था, अभिजीत बनर्जी को मिला था। उसके बाद भारतीय को नहीं मिला है। पहले भारतीय रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिनको गीतांजलि के लिए मिला था, शायद 1905 में मिला था। चलिए भाई देखेंगे, बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल जो थे, मतलब क्या थे? तो एक फिलोसफर थे, एक मैथमेटिशियन थे और हिस्टोरियन थे। बहुत वीवीआई बाई क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अब मैथमेटिशियन पूछ देता है जो विच राइटर इज मैथमेटिशियन, तो लड़का सोचता है भाई कि इंग्लिश का राइटर गणितज्ञ कैसे हो गया, हिस्टोरियन कैसे हो गया। तो इसको याद रखेंगे, बर्ट्रैंड रसेल ये मतलब फिलोसफर थे, मैथमेटिशियन थे और एक हिस्टोरियन भी थे, एक इतिहासकार भी थे। चलिए भाई देखेंगे, और यूटिलाइजेशन ऑफ फायरवाज, जो आग का जो है मतलब उपयोगिता है, यह मानव जीवन में प्रोग्रेस ला दिया। व्हाट मेड लाइफ मच प्लीजेंटर एंड सिक्योर, किसने जीवन को आसान और सुरक्षित बना दिया? तो जो पालतू पशु है उनको मतलब वो पाला जाना, उन डोमेस्टिक पालतू बनाना, ये आसान बना दिया। उनसे बहुत सारा काम की करवाया जाने लगा, बहुत सारा फायदा भी होने लगा। अब देखिए भाई, आर्टिस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। आर्टिस्ट का ऑब्जेक्टिव देखिए, सिवेई से हॉबी बाज, यानी सिवेई का हॉबी क्या था भाई? तो कलेक्टिंग गॉड, यानी कोहड़ा को इकट्ठा करता था भाई, कोहड़ा पे कलाकारी करता था और कोहड़ा को देख करके वो दीवाना हो जाता था। समझ रहे हैं ना? और कोहड़ा के बारे में ही जैसे हमेशा सोचते रहता था। आप अब देखिए, सिबेई वाज अ 12 ईयर ओल्ड, सिबेई 12 साल का क्या था भाई? तो जापानी जो बॉय था, एक जापान का लड़का था, ठीक है। ए 12 सिबेई वाज, जो 12 साल में सिबेई कहाँ पढ़ता था? तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। सीगा नोया बिलोंग्स टू, सीगा नोया कहाँ से बिलोंग करते थे भाई? तो जापान से बिलोंग करते थे, जापानीज राइटर थे। आप याद रखेंगे, सिबेईज फादर वर्क एट, सिबे के फादर पिताजी कहाँ पे काम करते थे? कारपेंटर्स शॉप, यानी बढ़ई के दुकान पे, वो भी दूसरे का था, वहाँ पे ये काम करने जाते थे। सिबेई इज नाउ इनग्रोस्ड इन, सिबेई अब क्या करता है भाई? तो वो पिक्चर में तल्लीन रहता है, अब पिक्चर बनाता है। उसके मम्मी पापा और टीचर डांट दिए हैं वो उसके कलाकारी से, कोहड़ा का पेंटिंग, तो अब बेचारा दूसरा काम कर रहा है पिक्चर बनाने का। तो ये सब देखिए बहुत वीवीआई सब क्वेश्चन है भाई, और ये आपके एग्जाम में पूरा आता है और आएगा, बहुत ही मजा आएगा भाई। आगे तक देखिए, स्टोरी ऑफ इंग्लिश का भी हमने क्वेश्चन डाला है। तो पूरा बुक का 40 में 40 आएगा ही आएगा। 10 नंबर ग्रामर है, तो ग्रामर का मैं एक छोटा सा वीडियो ला दूंगा ग्रामर का, उसमें आपका रिवीजन हो जाएगा, कुछ ट्रिक बता देंगे। और 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा। और इसके अलावा सब्जेक्टिव का अगर आपको गेस क्वेश्चन देखना है, तो इसमें हमने इसी अपने ही चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, वहाँ पे सब्जेक्टिव का गेस क्वेश्चन यहाँ पे आप जा करके देखिए और उसको याद कर लीजिए, उसमें से ही सब आने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए बाबू, द द टीचर हु कॉच सिवेई प्लेइंग विथ गॉड, मतलब जो टीचर देखे कि सिवेई जो है वो कोहड़ा के साथ खेल रहा था, तो उसको क्या किए? पनिश्ड हिम, उसको मतलब क्या कर दिए? तो दंडित किए थे। हु वाज स्कोल्डेड फॉर, ए स्कोल्डेड नहीं होगा, गलत है। हु वाज स्कोल्डेड फॉर पेंटिंग पिक्चर, पिक्चर को पेंट करने के लिए किसको डांटा गया था? तो सिबेई को डांटा गया था। चलिए भाई, ए चाइल्ड इज बर्न का देखिए, जर्मन ग्रीड बिलोंग्स टू, जर्मन ग्रीड कहाँ से बिलोंग करती है? ऑस्ट्रेलिया से, और ये एकमात्र ऑस्ट्रेलियन राइटर है। रूप थोका क्या है भाई? रूप थोका ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है और वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। देखिए, इज ए काइंड ऑफ फेयरी टेल इन ऑफ बांग्लादेश, एक परियों का कहानी है बांग्लादेश में, रूप थोका। चलिए भाई आगे देखिए, द होल मैटर ऑफ प्रेगनेंसी इज सेलिब्रेशन इन, जो पूरा
जो सेलिब्रेशन होता है प्रेगनेंसी, एक माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो उसको ट्रेडिशनल सोसाइटी में एक सेलिब्रेशन के तौर पे मनाया जाता है। इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर, बांग्लादेश में जो बच्चे हैं उनका देखभाल किया जाता है। होल फैमिली, पूरे मतलब पूरे जो है ना परिवार के द्वारा ये बच्चों का देखभाल किया जाता है। इन्फेंट एंड मदर मोटिलिटी इज ग्रेटर इन, बच्चों का मृत्यु दर कहाँ पे ज़्यादा है भाई, तो ट्रेडिशनल बर्थ यानी कि परंपरागत जो जन्म पद्धति है इसमें बच्चे ज़्यादा मर जाते हैं, क्योंकि उस समय उसमें वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में नहीं पहुँचाया जाता है। आगे देखिए बाबू, द द द डैश, यहाँ पे डैश रहना चाहिए, द डैश ऑफ ए फ्यू ओमेन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड ओवर द हमिंग एंड थ्रोबिंग ऑफ आवर मशीन, यानी महिलाओं का क्या नहीं सुना जा रहा है मशीनों के आवाज़ के बीच, यानी मशीनों की झंझनाहट के बीच। तो महिलाओं का क्राइंग, यानी जब वो हॉस्पिटल में जाती हैं तो वहाँ पे उनका चीख सुनाई नहीं दे पाता है, क्योंकि हम लोग मशीन को देखते हैं, उनकी आवाज़ों में उनका आवाज़ दब जाता है। चलिए, हाउ फ्री इज़ द प्रेस देखा जाए, प्रेस जो है वो फ्री नहीं है, सब जगह है, एनीवेयर फ्री नहीं है। देखिए 4 ऑप्शन रहेगा ना, आप आराम से मार लीजिएगा। देखिए गार्बलिंग क्या है इसको जानेंगे, इज द स्पेशल अकम्प्लिशमेंट ऑफ द प्रेस इंटरव्यू, यानी कि जो एक एकम्प्लिशमेंट है ये प्रेस इंटरव्यू का, यहाँ पे समझिए। फिर देखिए, व्हेन वी स्पीक ऑफ आवर फ्रीडम ऑफ प्रेस वी यूजुअली मीन फ्रीडम आवर डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट, जब हम लोग यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता की बात करते हैं तो वहाँ पे सीधा उसका संबंध उस वहाँ के गवर्नमेंट से होता है, जो गवर्नमेंट होता है वही कहता है, वो मीडिया वाला भी करता है भाई। फ्रीडम ऑफ प्रेस इज रेस्ट्रिक्टेड, फ्रीडम ऑफ प्रेस स्वतंत्रता को कब रोक दिया जाता है, तो जब वार आता है ना तो फ्रीडम ऑफ प्रेस रोक दिया जाता है। आप देखेंगे, सुने होंगे, जैसे अभी राजस्थान में जो एक नाई का गला काट दिया गया था, तो वहाँ पे जो था मतलब बहुत सारा वहाँ पे बढ़ गया था, हिंसा बढ़ गया था, तो वहाँ पे नेट व्हाट्सअप ये सब बंद कर दिया गया था, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस बंद हो जाता है। देखिएगा भाई, द इरुडेशन द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ ए पॉपुलर डेली इज कंट्रोलेड बाई, तो जो एडिटोरियल पॉलिसी है 2 फैक्टर से मतलब उसको क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। एक तो एडवर्टाइजमेंट से जो पैसा आता है, और दूसरा वेल्थ ऑफ जो ऑनर है, यानी जो मालिक का जो संपत्ति है उससे उसको मेंटेन किया जाता है। आगे आप देखिए भाई, द सेकेंड चीफ सोर्स, यानी जो दूसरा आय का स्रोत है न्यूज़पेपर का, वो क्या है, तो मालिक का जो संपत्ति है वो। अर्थ देखिए, बेंजी वाला कहानी देखिए, बेंजी फ्लोरेंस पगला पगली का प्रेम का कहानी, तो यहाँ पे देखिए भाई अंडा वाला कहानी है ना। जैसे देखिए, एचिबेट्स बिलोंग्स टू, एचिबेट्स कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, तो इंग्लैंड से वो बिलोंग करते हैं। बेंजी लेफ्ट, बेंजी 14 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था। बेंजी जो था वो मुर्गी किसके बिजनेस के बारे में सब कुछ जान गया था, तो मुर्गियों के बिजनेस के बारे में सब कुछ जान गया था। और 21 साल की उम्र में बेंजी के पिताजी ने उसको क्या दिया था भाई, तो एक पासबुक दिया था, एक पासबुक दिया था। चलिए, बेंजी मैरिड टू, बेंजी ने शादी किया था किससे भाई, तो फ्लोरेंस से शादी किया था। और उसके पिताजी और माताजी जो सब पेरेंट्स थे, बेंजी के पत्नी को काहे नहीं लाइक करते थे भाई, तो अगली थी वो, मतलब वो कुरूप थी, उगली थी, कुरूप कुरूप थी। जॉनसन जो था एक पुअर फार्मर था भाई, उसके पास ज़्यादा कुछ पैसा नहीं था, उसके पास 4 एकड़ वो भी बटाई का ज़मीन था, उसके पास हल था, एक भूरी भूरी घोड़ी थी, ये आप याद रखेंगे। देखिए, आपको थोड़ा सा बोर लग रहा होगा भाई, लेकिन एक बात जान लीजिए, बोर अगर आपको लग रहा है, लेकिन ये सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएंगे, और आप जब बनाएंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, ये सारा मेरा मतलब हमने जो वीडियो देखा था वो बहुत फ़ायदा हुआ है उससे, तो आप पूरा देखें। देखिए, एच ई बेट्स वर्कड फॉर सम टाइम, एच ई बेट कुछ समय के लिए काम किए थे, एक जर्नलिस्ट का, जो राइटर है उन्होंने एक पत्रकार का भी काम किया था। चलिए, बेंजी शुरू में कितना मुर्गी रखा था भाई, तो 10 से 12 गो मुर्गा मुर्गी वो रखा था। अरे मुर्गा मुर्गी दोनों रखा था भाई, तबे ना उससे उससे वो उत्पाद निकालेगा भाई, प्रोडक्ट निकलेगा कब, जब मुर्गा मुर्गी दोनों रहेगा तबे ना। खाली मुर्गा मत सोचिएगा, खाली मुर्गी नहीं, मुर्गा मुर्गी दोनों रखा था। चले, इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आई, जो यात्री की आंखों से भारत, इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए,
पर्ल एसबर्ग विजिटेड, पर्ल एसबर्ग कहाँ पे विजिट किए थे, तो मतलब इंडिया आई थी क्या देखने, तो यंग इंटेलेक्चुअल्स एंड पीजेंट्स ऑफ इंडिया, जो भारत के किसान वर्ग हैं और युवा बौद्धिक युवा वर्ग, उन्हें देखने के लिए आई थी। डैश इज इवर प्रेजेंट इन इंडिया, भारत में क्या हमेशा विद्यमान रहता है, तो रिलीजन। आप रिलीजन देखें कहीं भी नहीं बदलता है, रिलीजन हमेशा रहता है। इंडियन बिलोंग्स टू, इंडियन जो है कॉकेशियन रेस से बिलोंग करते हैं हम लोग। देखिए इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आई, जो है वो ट्रेवलर है, एक ट्रेवलर है, मतलब एक यात्रा वृतांत है। और यहाँ पे एक जर्नी रिकॉर्ड है, ये पोएम का टाइप हो गया। देखिए प्रोज का टाइप हो गया। देखिए पर्लेसबर्ग हैड लर्न, पर्लेसबर्ग ने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, किससे, तो अपने फादर से पढ़ा था भाई। चलिए अकॉर्डिंग टू पर्लेसबर्ग द मेन इक्वालिटी ऑफ ए लीडर, यानी पर्लेसबर्ग के अनुसार जो लीडर का मेन क्वालिटी है वो क्या होना चाहिए, सेल्फलेसनेस, यानी उसमें सेल्फ स्वार्थीपन का भावना नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ होना सबसे बड़ा लीडर का क्वालिटी है कि उसको निस्वार्थ होना चाहिए। देखिए भाई सारा समझा रहे हैं, आप पूरा देखते जाइए, बहुत मजा आएगा। इंडियंस आर, इंडियंस आर बाई नेचर, बड़ा ही इंडियन कैसे होते भाई, तो रिलीजियस होते हैं। यहाँ पे फ्रेंडली अगर आएगा तो ये भी आप देख सकते हैं, फ्रेंडली भी होता है, भारत का लोग फ्रेंडली होता है एक दूसरे से। इंडिया वाज ए पार्ट ऑफ द बैकग्राउंड ऑफ, इंडिया जो था वो किनके जीवन के पृष्ठभूमि का एक हिस्सा था, तो पर्ल एसबर्ग के जीवन का एक हिस्सा था इंडिया, क्योंकि वो इंडिया के बारे में आई थी, इंडिया के ऊपर कुछ बुक भी उन्होंने लिखा था। चलिए भाई ए मैरिज प्रोपोजल, ए मैरिज प्रोपोजल का ऑब्जेक्टिव देखिए, बहुत मजा आएगा आपको, सारा चीज याद हो जाएगा। चलिए ए मैरिज प्रोपोजल के ऑब्जेक्टिव का आप देखिए, ए मैरिज प्रोपोजल जो है वो क्या है भाई, तो ड्रामा है, वन एक्ट प्ले है, एकांकी है और एक नाटक है। और ये किसके द्वारा लिखा गया, एंटन चेखव के द्वारा लिखा गया है। और जो कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई, तो रसिया से बिलोंग करते हैं, यानी कि वह रूस के राइटर हैं, ये एकमात्र राइटर हैं जो रूस के हैं, याद रखेंगे, एंटन चेखव। और देखिए जब हम आपको ट्रिक का वीडियो ला रहे हैं ना, राइटर नेम, बड़ा मज़ेदार ट्रिक है, बहुत मज़ा आएगा, उस वीडियो को देखिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। और देखिए जब मैं पूरा वीडियो पढ़ा दे रहा हूँ इसमें, अगर आपको फ़ायदा होगा तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं इस बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उन्हें आप ज़रूर शेयर करें, आप उनको फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। देखिए लोमोव का जो कुत्ता था उसका नाम था क्या, गेस। और नटालिया का कुत्ता का था, उसका क्या नाम था, लिप। तो देखिए आप याद कैसे करेंगे, लोमोव का नाम एल से है ना, तो उसके कुत्ता का नाम एल से नहीं है, उसके कुत्ता का नाम गेस है। अब देखिए नटालिया का नाम एन से है ना, तो उसके कुत्ता का नाम एल से है, यानी समझ रहे हैं ना, लोमोव का नाम एल से है तो कुत्ता लिप एल से नहीं होगा बल्कि गेस हो जाएगा, याद हो जाएगा ना भाई। चुबो लोमोव एंड चुबोक आर, लोमोव और चुबोक क्या थे, तो नेबर्स थे, पड़ोसी थे। लोमोव इज ए मैन ऑफ, लोमोव कैसा आदमी था भाई, तो नर्वस टेम्परामेंट का था वो, एक जो था नर्वस आदमी था, बड़ा नर्वस हो जाता था। और वो नर्वस हो भी गया था जब नटालिया से अपने शादी का बात करने गया था। लोमोव वांट्स टू मैरी, लोमोव जो था वो शादी करना चाहता था, किससे, नटालिया से। नटालिया किसकी लड़की थी, तो चुबोको की लड़की थी। हु इज हाइपोकॉन्ड्रियाक, हाइपोकॉन्ड्रियाक मतलब होता है ना पाखंडी आदमी, कौन था, तो लोमोव था। और ये बहुत ज़्यादा पाखंडी था, तनी तनी देर में इसका तबीयत खराब हो जाता था और बहानेबाजी करने लगता था। चलिए किसने ये धमकाया था कि उस कोर्ट में लेके जाएगा मैटर को, तो लोमोव ने इस बात को धमकाया था। चलिए भाई अब आप लोग आ जाइए, ऑब्जेक्टिव जो है भाई वो पोएट्री सेक्शन का, पोएट्री सेक्शन का ऑब्जेक्टिव पूरा रिवीजन हो जाएगा। आप इसको पूरा देखिए ना, देखिए बहुत ही मजा आएगा, पूरा देखिए, आगे देखिए ना इसका पोएट्री। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का हम लोग सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे, सब दसों दसों लेसन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का देखेंगे। अगर एग्जाम में बेस्ट करना है ना तो इस वीडियो को देखिए भाई, देखिए देखिए। मैंस पावर इज, मैन का पावर क्या है, तो बड़ा वीक है, मनुष्य का शक्ति जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है।
द सन डजंट हैव, सूरज के पास क्या नहीं है भाई, तो सेंस एंड डिजायर नहीं है, यानी संवेदना और इच्छाएं नहीं है। हुज टीयर्स आर लाइक रेन, किसकी जो थी मतलब किसकी आंसू जो है एक वर्षा की तरह है, तो पोएट के जो महबूबा है एन्नी मोर, उनकी जो जब रोती है तो इनकी खून जमने लगते हैं। एन्नी मोर इतनी प्यारी इनकी जो महबूबा है। आप इस अगर इस स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जबरदस्त तरीके से पढ़ना है तो मैंने इसी चैनल पे उस वीडियो को अपलोड किया है, जाकर के देखिए, बहुत मजा आएगा। देखिए भाई, जॉन डन जो है उसको क्या कहा जाता है, तो पाइनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है, याद रखेंगे। और बहुत बार एग्जाम में पूछा है जी, बहुत बार। आप देखिए आगे, ट्रू लवर जो होते हैं ना वो कभी भी जुदा नहीं होता है, नेवर पार्टेड अवे। जॉन डन बिलोंग टू, कहाँ से जॉन डन बिलोंग करते हैं भाई, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। और जॉन डन एक ब्रिटिश राइटर है भाई, कैसे राइटर, ब्रिटिश राइटर। आप आगे देखिए, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ वाल्ट विटमन द्वारा ये रचित है। तो एटम ऑफ ब्लड इज सेम इन एवरी ह्यूमन, जो खून का कतरा होता है सब में एक जैसा होता है, ये किसने बोला था, तो वाल्ट विटमैन ने बोला था भाई। पीपल्स पोएट और फादर ऑफ अमेरिकन पोएट्री, यानी जन जन का कवि किसे कहा जाता है, वाल्ट विटमैन को कहा जाता है। जैसे जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट्री का फादर कहा जाता है, इसलिए इन्हें फ्री वर्स का फादर कहा जाता है, और इन्हें कहा जाता है पीपल्स पोएट, जन जन के कवि। अब देखिए आगे भाई, अब देखिए, वाट वाल्ट विटमैन्स इंपॉर्टेंट वर्क्स आर, जो वाल्ट विटमैन की रचनाएं हैं वो कौन कौन है, ड्रम टैप है और लिप्स ऑफ ग्रास है, ये दो रचनाएं हैं। आप इसको देख सकते हैं, याद कर लीजिएगा, आता जरूर है, आएगा जरूर। 37 साल यहाँ पे कह रहा है जे पोएम में कवि कितने साल के हैं, तो 37 साल के हैं, 37 ईयर्स ओल्ड है, 37 साल के हैं। चलिए भाई देखेंगे, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ये जो है मतलब ये राइटर, ये इसके इसमें राइटर क्या कह रहे हैं, द पोएम द प्राम्स आर रोलिंग ऑन, जो है प्राम्स जो है मतलब वो क्या कर रहे हैं, तो रोल ऑन, लुढ़क रहे हैं। ट्रेवलर्स आर ब्लेस्ड बाई वाटरफॉल, यानी झरने के पानी पीकर यात्री जाएंगे यात्रा में अपने। नर्सेज नर्सेज इन द पोएम, नर्स वर्ड किसके लिए आया है, फॉलिंग फास्ट, नर्स स्टैंड फॉर, तो एक पौधा के लिए नर्स आया है। W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था किसके लिए, द एज ऑफ एंजाइटी के लिए, 1948 में। एग्जाम में पूछ देगा, W.H. ऑडेन ओन द पुलित्जर प्राइज फॉर डैश, तो वहां पे आप सब बताएंगे। देखिए, अकॉर्डिंग टू W.H. ऑडेन, डैश डैश हैज बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्री, W.H. ऑडेन के अनुसार क्या जो है वो गूंगी हो गई है पत्ती विहीन जंगल में, समझ रहे हैं ना, तो वो नाइटिंगल माने बुलबुल एकदम गूंगी हो गई है, चुप हो गई है। विस्परिंग नेबर्स मीन्स, विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है, क्या होता है, तो यानी मृत्यु का देवदूत, द एंजल ऑफ डेथ, यानी मृत्यु का जो देवदूत है, यानी यमदूत को विस्परिंग नेबर्स बोला गया है, एक फ्रेज है यहाँ पे, फुसफुसाने वाले पड़ोसी इसका अर्थ होगा। चलिए भाई, नॉर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, ये लाइन किस चैप्टर का है, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है। आर्म्स रेज्ड स्टिपली टू रिफ्रीव इज फ्रॉम, ये किस चैप्टर का लाइन है भाई, तो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट का है। पोएट्री जो है एक सीरियस गेम है, किसके अनुसार, तो W.H. ऑडेन के अनुसार पोएट्री एक सीरियस क्या है भाई, तो गेम है, गेम है, गेम है। चलिए आगे देखिए, अब ओड टू ऑटम में आ जाइए। ओड टू ऑटम का सारा ऑब्जेक्टिव देखा जाए, जॉन कीट्स जो थे एक रोमांटिक पोएट थे, और कहाँ से बिलोंग करते थे, इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। आप इसमें से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि रोमांटिक का मतलब जो होता है, जो व्यक्ति से रोमांस करता है। आप जान लीजिए, पोएट रोमांटिक तब होता है जब वो हर नेचर की खूबसूरती के बारे में बात करता है, और ये एक नेचर पोएट भी थे और रोमांटिक पोएट भी थे। ऑटम क्या होता है, सीजन ऑफ मेलो फ्रूटफुलनेस, फलों को पकाने वाला सीजन होता है। और सन जो है किसके साथ कंस्पायर कर रहा है, तो सूरज के, ऑटम के साथ कंस्पायर कर रहा है। हु हैज
बीन पर्सोनिफाइड इन ओड टू ऑटम, यानी किसको मानवीकरण किया गया है, जैसे मानव के रूप में बताया गया है। जैसे आप पढ़े होंगे तो बोला गया है ना, किसने उसे नहीं देखा होगा, हवा का झोंका उसके जुल्फों को लहरा रहा होगा, वो अन्न के भंडार पे बेपरवाह लेटी हुई तुमको मिलेगी। तो ये सब मानवीकरण होता है, किसी सीजन को आदमी के जैसे रिप्रेजेंट करना, तो ऑटम को किया गया है। आगे देखेंगे, विच सीजन इज कॉल्ड द सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, तो ऑटम। फलों को पकाने वाला मौसम कौन है, तो भाई पतझड़ है, यानी ऑटम है। फिर देखिए, क्लोज बूजम फ्रेंड ऑफ द मेचुरिंग सन, यानी कि सूरज का परिपक्व दोस्त कौन है, तो ओड टू ऑटम है, ओड टू ऑटम। आगे देखेंगे नेक्स्ट, भाई एन इपिटाफ वाला देखिए, एन इपिटाफ, लेडी एन इपिटाफ बिलोंग्स टू, वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी भाई, तो वेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, वो पश्चिम देश से बिलोंग करती थी महिला। एन इपिटाफ जो था उसमें किसके बारे में बात हुआ है, तो एक सुंदर लेडी के बारे में बात हुआ है। वाल्टर डेला मेयर, उनको पुरस्कार मिला था कौन सा, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट का 1953 में क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड इंग्लैंड की महारानी ने दिया था। आप इस सारा ऑब्जेक्टिव याद रखेंगे प्यारे प्यारे दोस्त। देखिए, इन इपिटाफ का मतलब क्या होता है भाई, इपिटाफ का मतलब होता है इंस्क्रिप्शन और टम्ब और मेमोरी ऑफ डेड, यानी कोई मर जाता है, अब उसके समाधि पे आप जो लिखते हैं उसको इंस्क्रिप्शन और टम्ब बोला जाता है। अब देखिए भाई, हु वाज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, कौन जो थी वो स्वच्छंद विचरण करने वाली थी, वो लेडी थी, वो स्वच्छंद विचरण करने वाले थे। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे स्किप कर देंगे वीडियो को कि सब तो हमको याद है और हम काहे सुने, तो अगर आप याद किए हैं तो आप इसको एक बार और जब सुन लेंगे तो पूरा मन में अच्छा से याद हो जाएगा, कुछ नया मिलेगा वो भी आपको याद हो जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए ना भाई, क्या जाता है, आप इसको फास्ट करके देखिए और भी मज़ा आएगा। ठीक है, आगे देखा जाए। द थीम ऑफ द पोएम, यानी कविता का मेन थीम क्या है भाई, तो मेलानकोलिक पोएम है। यह एक मतलब उदासी उदासी कविता है, इसमें उदासी को दिखाया गया है भाई। आगे देखिए, ये सोल्जर जो है, तो सोल्जर का यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे लो, ये सोल्जर जो है पोएट कहाँ से, वार पोएट है, यानी रूपर्ट ब्रुक को वार पोएट कहा जाता है, बीबीआई क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं, और मर गए थे सेप्टिसेमिया के चलते। सेप्टिसेमिया एक ब्लड पॉइजनिंग बीमारी है, और उन्होंने किस युद्ध में लड़ाई लड़ा था, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में। सोल्जर जो है एक सोनेट है, सोनेट जो होता है वो 14 लाइन का कविता होता है, और यह जो है 8 लाइन और 6 लाइन में बटा रहता है। 8 लाइन को ऑक्टेव बोला जाता है, 6 लाइन को सेस्टेट बोला जाता है। इंग्लिश एंड इंग्लैंड, इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड इसमें यूज हुआ है, तो 6 बार इंग्लिश और इंग्लैंड वर्ड यूज हुआ है सोल्जर में, आप ये भी जान लेंगे। आगे देखिए, देयर आर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, मतलब ये कुछ मतलब ये कह रहे हैं कि हमें वहाँ पे दफना दो जो धरती हमेशा के लिए, डेट इज फॉर एवर इंग्लैंड, जो हमेशा के लिए किसके लिए हो जाए, तो इंग्लैंड के लिए हो जाए। आगे देखिएगा भाई, मैकेबिटी वाला देखिएगा, टी एस इलियट जो थे वो क्या थे, एक पोएट थे और एक ड्रामाटिस्ट थे, एक कवि थे और एक नाटककार भी थे। आप नेक्स्ट देखिए, टी एस इलियट एक फेमस वर्स ड्रामा थे जो 12th सेंचुरी से बिलोंग करते थे। तो आप ये क्वेश्चन पूछ देगा कि टी एस इलियट बिलोंग्स टू डैश सेंचुरी, तो 12th सेंचुरी आप उसे मारेंगे। मैकेबिटी जो थे, मैकेबिटी को एक मिस्ट्री कैट बोला जाता था और हिडन पॉ बोला जाता था, नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला जाता था और हिडन पॉ भी बोला जाता था। नेपोलियन ऑफ क्राइम बोला जाता था, मिस्ट्री कैट बोला जाता था, हिडन पॉ बोला जाता था, ये तीनों आप जान लेंगे। मैकेबिटी क्या है, तो भाई फुल ऑफ डिसीटफुलनेस है, यानी पूरी तरह से धृष्टता से, चतुराई से ये भरा हुआ है। कौन जो है वो क्रिमिनल है, मास्टर का पूरे अपराधों का बेताज बादशाह है, तो मैकेबिटी है। मैकेबिटी किसके लिए भौचक्का का विषय बना है, तो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए भौचक्का का विषय बना हुआ है। अब देखेंगे कि हिज हिज ब्रो इज डीपली लाइनेड विथ थॉट, हिज हेड इज हाईली डूमेड इज द पोएट डिस्क्राइबिंग, यानी उसकी भौहें तनी हुई है, उसका सर गुंबद के आकार है। इसमें कवि किसके बारे में बात कर रहा है, तो मैकेबिटी के बारे में बात कर रहा है, मैकेबिटी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए आगे,
यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर, दिस इज द लाइन फ्रॉम, ये किस चैप्टर का लाइन है भाई? तो ये मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट का है कि आप चाहे तो उसे हवा में देख सकते हैं, आप चाहे तो उसे बेसमेंट में देख सकते हैं, वो आपको नहीं दिखाई देगा। समझ रहे हैं ना? आप देखिए आगे देखा जाए, फायर हिम में हम लोग देखेंगे द रेडनेस ऑफ द फायर, आग की लालिमा कैसी प्रतीत होती थी कवि को? तो क्रूएल लग रही थी। पासर बाई मतलब क्या होता है? पासर बाई जो राहगीर थे, वो कहाँ से जाते जाके देख रहे थे घाट को, तो फ्राइटनेड थे, डरे हुए थे। केकी एन दारू वाला जो थे वो किस धर्म से बिलोंग करते हैं? तो पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, जो नज़दीकी का टावर ऑफ साइलेंस था वो थाउजेंड्स मील दूर था। केकी एन दारू वाला को साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1984 में। आप याद रखेंगे अवार्ड, तो आप जरूर ही याद रखेंगे क्योंकि अवार्ड बहुत बार पूछता है। चलिए भाई आगे देखिएगा, द फायर हैज फॉरगिटेन, आग भी कभी कभी भूल जाता है कि वो मृत है। देखिए अपने मृत को भूल जाता है। घाट जो था वो कहाँ पे था? तो नदी के नदी के किनारे घाट बसा हुआ था जहाँ पे मुर्दा जलाया जा रहा था। बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेंस इज फ्रॉम, यानी कि जलता हुआ शमशान घाट लालिमा प्रकट कर रहा था। ये लाइन किससे है? तो फायर हिम से है। दारू वाला पोएट्री जो था पेसिनिस्टिक जो था, ये पोएम था। अब आगे देखिए स्नेक के बारे में देखा जाए। स्नेक जो था, स्नेक वाज द फर्स्ट कमर एट वाटर ड्रॉप्स, कवि के जल के नाद पे स्नेक पहले आया था, और पोएट आया था वो सेकंड कमर था, वो दूसरे नंबर का राइटर था। द पोएट हैड गॉन टू द वाटर ट्रो ऑन ए हॉट हॉट डे, यानी गर्मी के दिन में कवि गया था पानी पीने। द कलर ऑफ द स्नेक, जो सांप का कलर था वो कैसा था भाई? तो येलो ब्राउन था, येलो ब्राउन था कलर, पीला और भूरा था। ए किंग इन एक्साइल इन द पोएम स्नेक स्टैंड फॉर, यानी कि इसमें कवि किसके बारे में बात कर रहा है? तो स्नेक के बारे में बात कर रहा है। स्नेक डीएच लॉरेंस डिनोसेंस आर्टिफिशियल्स द, इसमें लाइफ, किस लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं? तो मॉडर्न लाइफ के बारे में वो बात कर रहे हैं। देखिए ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम ड्रिंकिंग, उसने पानी पी करके अपने सिर को उठाया। कैसे उठाया भाई? तो ये लाइन किसके द्वारा लिखा गया है? तो स्नेक से लिया गया है और डीएच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिएगा यहाँ पे सिसली और में सिसली में जो इटली में जो सिसली है वहाँ पे ब्लैक स्नेक को इनोसेंट माना जाता है, और जो गोल्ड स्नेक है उनको पॉइजनस माना जाता है। आप ये जानेंगे। द स्पीकर इन द पोएम स्नेक, स्पीकर जो थे वो स्नेक क्या किए? एक लॉग को उठा करके, को उठा करके सांप को मारे थे। स्नेक कवि जो है वो सांप का तुलना किससे कर रहे हैं? तो अल्बाट्रस एक पक्षी है उससे कर रहे हैं। हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक, किसने ये डिसाइड किया था कि सांप को मार दिया जाना चाहिए? कवि जो थे उन्होंने सांप को मारने का डिसाइड किया था। आई पिक्ड अप ए क्लमजी लॉग एंड थ्रू इट टू द वाटर ट्रॉ विथ अ क्लेटर, ये मैंने एक क्लमजी लॉग उठाया और जल के नाद पे दे मारा। ये किसके लाइन से है? तो स्नेक वाले चैप्टर के से लिया गया है। आप देखिए आगे देखेंगे, लास्ट हम लोग चैप्टर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए माई ग्रैंड मदर हाउस जो है, ये इसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस आई रिसीव लव, यहाँ यहाँ से दूर एक घर है जहाँ पे मैंने प्रेम पाया था, ये लिया गया है। तो माई ग्रैंड मदर हाउस से ये लिया गया है भाई। चलिए आगे देखा जाए। द स्पीकर ऑफ माई ग्रैंड मदर हाउस इज प्राउड ऑफ, यानी किससे वो प्राउड कर रही हैं? तो अपने दादी माँ के घर पे उसको गर्व हो रहा है कि वैसे घर में वो रहा करती थी। राइटर जो थी यहाँ पे कमला दास रोट रोट मतलब कौन कौन से भाषा में लिखी थी? इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषा में लिखी थी, और उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था नोबेल प्राइज के लिए 1984 में, लेकिन नोबेल प्राइज भाई मिला उनको नहीं था। अब देखिए पोएट जो है वो भीख मांगती है कि यहाँ पे प्रेम का भीख मांगती है। स्ट्रेंजर्स डोर, यानी कि अजनबियों के दरवाजे पे कवित्री को वो प्रेम नहीं मिल पाता है जो प्रेम उनको अपने दादी माँ से मिला था। देखिए भाई आपका प्रोज का ऑब्जेक्टिव भी हो गया, अब हम आपका पोएम का भी ऑब्जेक्टिव करवा दिए। अब स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव आपको हम करवा रहे हैं, और आप गारंटी के साथ ये पूरा स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सारा ऑब्जेक्टिव समझ लीजिए। एक भी क्वेश्चन छूट जाए
तो फिर बोलना कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपने कराया था और आया नहीं था। आएगा जरूर, 100% आप देखिए यहाँ पे। चलिए यहाँ पे, ये ओल्ड इंग्लिश का पीरियड कब से कब था, तो 449 से लेके 10 से 66 के बीच ओल्ड इंग्लिश का पीरियड था। मिडिल इंग्लिश का पीरियड कब से कब था, 1150 से लेकर के 1500 तक था। और मॉडर्न इंग्लिश का पीरियड जो अभी चल रहा है इंग्लिश, तो 1500 से लेकर के 1500 से लेकर के अभी 100 तक अभी जो चल रहा है ये मॉडर्न इंग्लिश है। गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश जो था, किंग अल्फ्रेड के पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश कहा जाता है, क्योंकि इस पीरियड में अंग्रेजी में बहुत सारे मतलब बहुत सारे चीज खोज किए गए, अंग्रेजी में बहुत सारा विकास हुआ। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट कब हुआ था, तो 10 से 66 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था। और ये आप जान लेंगे। फिर आगे देखिए, नॉर्मन जो थे वो कहाँ से बिलोंग करते थे, फ्रांस के राजा जो थे नरमिंडो, वो नॉर्मन से बिलोंग करते थे। इंग्लिश जो था है चाइना में कैसा किस लैंग्वेज के रूप में यूज होता है, तो फॉरेन लैंग्वेज। अंग्रेजी अब वो लोग मतलब अपनाया नहीं है, वो लोग का अपना लैंग्वेज है मंदारिन लैंग्वेज। अगर कोई पूछेगा कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के आधार पे कौन सा लैंग्वेज बोला जाता है, तो वो मंदारिन लैंग्वेज है। और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देश में कौन लैंग्वेज बोला जाता है, तो वो इंग्लिश है। आप समझ लीजिए। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड जो था वो इन्फ्लेशन था। 18वीं शताब्दी जो है उसको जाना जाता है अगस्टन एज के रूप में। ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश जो था वो डायलेक्टिकल था, उसमें डायलेक्ट था। ओल्ड इंग्लिश में 4 डायलेक्ट था और मिडिल इंग्लिश में 5 डायलेक्ट था। यहाँ पे लिखा हुआ भी है 4 डायलेक्ट था और मिडिल इंग्लिश में 5 गो डायलेक्ट था। एग्जाम ऑब्जेक्टिव में आएगा, आपको याद रहेगा भाई। देखिए, ग्रेट वॉवेल जो था वो कब मतलब ग्रेट वॉवेल मिडिल एज में ही ये शिफ्ट हुआ था। टू ईरर इज ह्यूमन टू फॉरगेट डिवाइन, ये एलेक्जेंडर पोप के द्वारा लाइन दिया गया हुआ है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, यानी ये लाइन दिया गया है जॉन किट्स के द्वारा, याद रखेंगे। डैश हेल्प इन सिंप्लीफाइंग इंग्लिश, किसने इंग्लिश को आसान कर दिया था, तो बाइबिल ने आसान कर दिया था। आगे देखिए भाई, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 1476 में विकसित हुआ था, ये आप याद रखेंगे। और विलियम कैक्सटन ने इसको विकसित किया था। द वर्ड ड्रामा जो है, वो ड्रामा कहाँ से आता है, तो ग्रीक वर्ड से आता है ड्रामा। शेक्सपियर जो थे वो किससे बिलोंग करते थे, किस एज से, तो एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते हैं। हाई क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा है, इसमें सारा क्वेश्चन पूछेगा, आप पूरा देख लीजिए। प्लॉट, कैरेक्टर, डायलॉग, म्यूजिक एंड गेस्चर, ये सब क्या है, तो ड्रामेटिक एलिमेंट है। ये ड्रामेटिक एलिमेंट ड्रामा के एलिमेंट है। जैसे ए न्यू वेराइटी ऑफ इंग्लिश इज कॉल्ड, न्यू इंग्लिश यानी नए वैरायटी के इंग्लिश को न्यू इंग्लिश बोला जाता है। मेजर लिंग्विस्टिक चेंज इन इंग्लिश, अंग्रेजी में मुख्य जो चेंज हुआ था वो ग्रेट वॉवेल शिफ्ट का हुआ था। जैसे ग्रेट वॉवेल शिफ्ट आया था, तो द सेक्शन वे आर कॉल्ड रिलीजन, लैंग्वेज, वो लैंग्वेज से उन्हें इंग्लिश कहा जाता था। जो जो सेक्शन थे एंग्लो सेक्शन, जिन्होंने आक्रमण किया था इंग्लैंड पे, उनको से इंग्लिश लैंग्वेज था। विच इज वाइडली विच इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड अ वर्ल्ड लैंग्वेज, तो ब्रिटिश इंग्लिश को ही वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है, जाना जाता है। ओल ओल सो सोइंका जो है वो नाइजेरियन पोएट है, ये पूछता है एग्जाम में। इंग्लिश जो थे वो बिलोंग करते थे इंडो यूरोपियन फैमिली से। गोल्ड स्मिथ एंड शेरिडन मेड कंट्रीब्यूट, इसने इंग्लिश स्टेज में इन्होंने अपना योगदान दिया था। आफ्टर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद इंग्लिश जो था वो बिकम बन गया था, जैसे लैंग्वेज जो बन गया था इंग्लिश। जैसे कोर्ट, जैसे नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हुआ था ना, तो उस समय फ्रांस का राजा नरमिंडो जो था फ्रांसीसी लैंग्वेज बन गया था, फ्रेंच लैंग्वेज लागू कर दिया गया था वहाँ पे इंग्लैंड में। फिर बाद में जब मिडिल इंग्लिश आया तब फिर इंग्लिश आया था। पैराडाइज लॉस्ट जो था वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है और एन इपिक है एक। अब देखिए, द टेक्स्ट ऑफ द विच पीरियड इज डिफिकल्ट टू रीड एंड अंडरस्टैंड, ओल्ड इंग्लिश का पीरियड के जो लिखावट था उसे पढ़ना थोड़ा मुश्किल था। अब देखिए यहाँ पे बुक जो है, कुछ बुक का नाम हम दे रहे हैं। बुक आप समझिए 3 से 4 नंबर का पूछ देता है, तो आप बुक इसको देख लीजिए और सारा बुक यहीं से आपके एग्जाम में आएगा। लामिया, हाइपेरियन और इंडिमियन, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो जॉन
किट्स के द्वारा ये लिखा गया है, आप याद रखेंगे। द लोटस टोरुडट के द्वारा लिखा गया है। इम्मा प्राइड एंड प्रेजुडिस ये जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया है। सब वीवीआई भाई, सब वीवीआई है, ये देख लीजिए। आर्म्स एंड द मैन किसके द्वारा लिखा गया है? जीबी सौ के द्वारा लिखा गया है। चित्रा, गीतांजलि और रेड ओलिएंडर ये सब किसके द्वारा लिखा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर, आर एन टैगोर। कांथापुरा, सरपेंट एंड द रोप ये राजा राव के द्वारा लिखा गया है। ए सुटेबल बॉय द गोल्डन गेट विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया है। तुगलक गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा गया है, ये वीवीआई है। तुगलक ये सब वीवीआई है। कुली एंड ये अनटचेबल और कुली किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा लिखा गया है भाई, ये आप समझ लीजिए। आगे देखिएगा, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग समर इन कोलकाता कमला दास के द्वारा लिखा गया है। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन और पिकेक पाई वाल्टर डेलामेयर के द्वारा। पायर्स एंड द प्लोमैन विलियम यहाँ पे लैंगलैंड के द्वारा लिखा गया है। पैसेज टू इंडिया ये पायर्स एंड प्लोमैन पहला इंग्लिश का बुक था। ये पैसेज टू इंडिया ई.एम. फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। हकलबेरी फिन ये मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। अब देखिए, लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स वाल्ट विटमैन के द्वारा लिखा गया है। द स्कॉलर जिप्सी ये मैथ्यू अर्नाल्ड का द्वारा लिखा गया है, वीवीआई है। तो भाई आप समझ लीजिए कि मैंने आपका टोटल ऑब्जेक्टिव करवा दिया है। आप इसमें ऑब्जेक्टिव अगर टोटल देखे हैं, अगर आपने इसमें कुछ समझा भाई, तो आप समझिए कि 40 प्लस आपका 40 नंबर आने वाला है। 40 में 40 बुक से आ जाएगा। 10 नंबर ग्रामर से आप आसान बना देंगे तो आपका 50 यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप पूरा वीडियो फिर से एक बार देख लीजिए, तो अगर 2 बार आप देख लेंगे ना, तो सारा 2-3 बार देख लेने के बाद ये जो है पूरा का पूरा आपका ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। एक बार में अगर नहीं याद हुआ होगा तो, और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये वीडियो आप पूरा देखे हैं तो आप इस बार 2023 के एग्ज़ाम यानी 4 तारीख को फरवरी में आप धूम मचाने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव का सारा क्वेश्चन आपका बनने वाला है। और मैं इसी के साथ मैं आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आपका दिन शुभ हो और रात्रि मंगलमय हो। जय हिंद।